आज हमारे पास 2026 के केंद्रीय बजट पर नोट्स का एक पूरा सेट है। हमारा मिशन इन पन्नों में छिपे संकेतों को समझना और ये जानना कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल किस दिशा में जाने वाली है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक कहानी है। कहानी इस बात की कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए सबसे बुनियादी जानकारी से शुरू करते हैं। बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया और दिलचस्प बात यह है कि उस दिन रविवार था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हाँ, ये एक असाधारण घटना थी। ये दिखाता है कि सरकार अब तय तारीखों को लेकर कितनी सख्त है, चाहे उस दिन छुट्टी ही क्यों ना हो। वैसे एक और मजेदार तथ्य ये है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अच्छा, जी, अनुच्छेद 112 इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। और इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। ये एक धन विधेयक मतलब मनी बिल के तौर पर लोकसभा में पेश होता है। अब थोड़ा इतिहास की बात भी कर लेते हैं। स्रोतों में कुछ दिलचस्प तथ्य दिए गए हैं। हाँ, जैसे कि भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आजाद भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चिट्टी के नाम है और गणतंत्र भारत का पहला जॉन मथाई ने पेश किया। लेकिन सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, पूरे 10 बार। बिल्कुल। और महिलाओं में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाली पहली महिला थीं। लेकिन निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है। और ये उनका लगातार 9वां बजट था। जी, हर बजट की अपनी कुछ परंपराएं भी होती हैं, जैसे हलवा समारोह। हाँ, ये बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होने से ठीक पहले होता है। इसका मकसद बड़ा दिलचस्प है। क्या है? गोपनीयता। एक बार हलवा बंटने के बाद बजट बनाने की प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक में ही रहते हैं, जब तक कि वित्त मंत्री संसद में बजट पेश न कर दें। उन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोई इजाजत नहीं होती। वाह, ये तो काफी सख्त प्रक्रिया है। अच्छा, अब बजट के मूल विचार पर आते हैं। सरकार ने अपने 3 प्रमुख कर्तव्य और कुछ जरूरतें बताई हैं। क्या है वो? स्रोतों के मुताबिक 3 कर्तव्य हैं। पहला, देश में तेज और टिकाऊ आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। दूसरा, जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलना, मतलब समावेशी विकास। और इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जरूरतें क्या बताई गई हैं? 3 मुख्य जरूरतें हैं। पहला, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र यानी हमारे बैंक और बाजार। और तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल। तो ये पिछले 12 सालों की नीति का ही एक तरह से विस्तार है। आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और कम महंगाई पर आधारित। बिल्कुल। तो ये है बड़ा विजन, लेकिन इस विजन को हकीकत में बदलने की रणनीति क्या है? यहीं पर बजट के 6 स्तंभों की बात आती है। सही कहा। बजट की पूरी इमारत इन्हीं 6 स्तंभों पर खड़ी है। ये है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा विरासत हेरिटेज, तीसरा MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। हाँ, चौथा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी और अंत में छठा शहरी आर्थिक विकास अर्बन डेवलपमेंट। चलिए एक एक कर इन स्तंभों को समझते हैं। पहले 2 स्तंभ है विनिर्माण और विरासत। यहाँ कुछ बड़ी योजनाओं का जिक्र है, जैसे बायोफार्मा शक्ति और सेमीकंडक्टर मिशन 2020। बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह दिखाता है कि सरकार दवा और वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को कितना महत्व दे रही है। और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 तो और भी महत्वपूर्ण है। आज के दौर में चिप्स या सेमीकंडक्टर के बिना तो कुछ भी नहीं चलता, फोन से लेकर कार तक। बिल्कुल। इस मिशन का लक्ष्य भारत को चिप बनाने का एक बड़ा केंद्र बनाना है। यहाँ रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर का भी जिक्र है। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। हाँ, आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, रेयर अर्थ मैग्नेट वो खास तरह के चुंबक होते हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन चक्कियों और लगभग हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस्तेमाल होते हैं। अभी हम इनके लिए ज्यादातर चीन पर निर्भर हैं। ये कॉरिडोर जो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनेगा, इसी निर्भरता को कम करने की एक रणनीतिक कोशिश है। समझ गई। और विरासत के स्तंभ में 200 औद्योगिक विरासत क्लस्टरों को फिर से जीवित करने की बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारे देश में कई ऐसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन अब वे पिछड़ गए हैं
उन्हें दोबारा विकसित करके वहां नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं और साथ ही उनकी ऐतिहासिक पहचान को भी सहेजा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और चौथे स्तंभ पर, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर। एमएसएमई को चैंपियन बनाने की बात कही गई है। हाँ, एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें चैंपियन बनाने का मतलब है इक्विटी और कैश सपोर्ट के जरिए उन्हें मजबूत करना, ताकि वे न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी मुकाबला कर सकें। इसके लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि बनाने की भी बात है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, ये शायद इन छोटे उद्योगों को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेने में मदद करेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी घोषणा समर्पित मालवाहक कॉरिडोर यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की है। बिल्कुल, ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल से गुजरात तक बनाया जाएगा। सोचिए, पूर्वी भारत के औद्योगिक केंद्रों को पश्चिमी तट के बंदरगाहों से सीधे जोड़ने वाली एक हाई स्पीड मालगाड़ी की लाइन। इससे तो माल ढुलाई का समय और लागत दोनों घटेंगे। हाँ, जिससे हमारा सामान दुनिया के बाजार में और सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो सकेगा। इसके साथ ही 20 नए जल मार्गों के विकास की भी योजना है। बहुत बढ़िया। अब आखिरी दो स्तंभों पर चलते हैं, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी विकास। यहाँ भविष्य की बड़ी योजनाएं दिख रही हैं। हाँ, सबसे पहले तो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है। इसका मतलब है कि 2070 तक भारत पर्यावरण में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा जितनी वो सोख सकता है। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इसी से जुड़ी है कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण योजना। जी, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से कार्बन को पकड़कर जमीन के नीचे स्टोर कर लिया जाता है। और शहरी विकास में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर जोर है। हाँ, मुंबई, पुणे और हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात है। इससे बड़े शहरों के बीच यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा। लेकिन एक और दिलचस्प घोषणा है डेटा सेंटर्स को लेकर। विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने पर 2047 तक टैक्स में छूट यानी टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज डेटा ही नया तेल है। हम जो भी ऑनलाइन करते हैं उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। अगर ये डेटा भारत में ही स्टोर हो तो ये ज्यादा सुरक्षित रहता है और इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। ये कदम भारत को एक बड़ा डेटा हब बनाने की दिशा में है। तो ये थे अर्थव्यवस्था के 6 स्तंभ। लेकिन बजट में कुछ और क्षेत्रों पर भी खास ध्यान दिया गया है, जैसे कृषि। हाँ, कृषि क्षेत्र के लिए भारत विस्तार योजना की घोषणा हुई है। ये किसानों के लिए एआई पर आधारित एक बहुभाषी सहायता प्रणाली होगी। कल्पना कीजिए, एक किसान अपने फोन पर अपनी स्थानीय भाषा में पूछ सकता है कि मौसम कैसा रहेगा या कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना है, और उसे तुरंत जवाब मिल जाए। ये तकनीक तो खेती का तरीका ही बदल सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा कोको, काजू और नारियल जैसी ज्यादा कीमत वाली फसलों को भी बढ़ावा देने की बात है, जिससे किसानों की आय बढ़े। सही। और जल प्रबंधन के लिए 500 जलाशयों का विकास और महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना का भी जिक्र है। जी, जिसके तहत खादी और हथकरघा पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है, जो ग्रामीण रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि के बाद अब आते हैं सेवा क्षेत्र और युवाओं पर। यहाँ ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी असल में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसमें लेखक, कलाकार, डिजाइनर और आज के दौर के कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं। ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। तो इनके लिए एक कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की बात है। हाँ, और इसी से जुड़ा है मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना का ऐलान। ये दिखाता है कि सरकार अब पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ क्रिएटिव स्किल्स को भी महत्व दे रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी 1 लाख अतिरिक्त संबंध स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को तैयार करने की बात है। और महिला शिक्षा के लिए स्टेम कोर्सेज और छात्रावासों के विकास पर भी जोर है। सही है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की, वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग सुधार। यहाँ नरसिम्हन समिति का जिक्र है। ये दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प, क्योंकि नरसिम्हन समिति तो 90 के दशक में बनी थी। भारत में बैंकिंग सुधारों की नींव उसी ने रखी थी। इसका जिक्र करने का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि सरकार बैंकिंग सेक्टर में कुछ और गहरे और बुनियादी सुधारों की तरफ देख रही है। शायद उन पुरानी सिफारिशों को आज के संदर्भ में फिर से लागू करने पर विचार हो रहा हो। और शेयर बाजार पर सीधा असर डालने वाली एक घोषणा भी है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स यानी एसटीटी, उसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। हाँ, ये सुनने में बहुत छोटी बढ़ोतरी लगती है, लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों पर जो दिन में कई बार शेयर खरीदते बेचते हैं, मतलब डे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। उनके लिए हर सौदे की लागत बढ़ जाएगी, है ना? बिल्कुल।
इससे बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम या लिक्विडिटी पर थोड़ा दबाव आ सकता है। सरकार शायद इसके जरिए लॉन्ग टर्म निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, राजकोषीय गणित, यानी सरकार की कमाई और खर्च का हिसाब किताब। राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य क्या रखा गया है? वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। आसान भाषा में राजकोषीय घाटा सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर होता है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। तो 4.3% का लक्ष्य ये दिखाता है कि सरकार धीरे धीरे अपने खर्च और उधार को काबू में लाने की कोशिश कर रही है। और कुल खर्च कितना अनुमानित है? कुल खर्च का अनुमान है 53.5 लाख करोड़ रुपए। अब सवाल उठता है कि ये पैसा आएगा कहां से? स्रोत के मुताबिक अगर हम सरकार की कमाई को 1 रुपया माने तो उसमें से 24 पैसे उधार से आएंगे, 21 पैसे इनकम टैक्स से और 18 पैसे जीएसटी से। और ये पैसा जाएगा कहां? सबसे बड़े खर्च कौन से हैं? सबसे बड़े खर्च परिवहन, रक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में हैं। ये बजट की प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, देश की सुरक्षा मजबूत करना और गांवों का विकास करना। अंत में वो हिस्सा जिसका इंतजार सबको रहता है, टैक्स। क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? आम आदमी पर असर डालने वाले कुछ बदलाव हैं। अच्छी खबर यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। ये हरित ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने वाला कदम है। और बुरी खबर? बुरी खबर तंबाकू उत्पाद इस्तेमाल करने वालों के लिए है। बीड़ी, सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे। ये एक अपेक्षित कदम है। सरकारें अक्सर स्वास्थ्य कारणों से इन चीजों पर टैक्स बढ़ाती हैं। टैक्स से जुड़ी एक और बड़ी बात है, नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। जी, एक बड़ा बदलाव हो सकता है, हालांकि इसके विवरण अभी साफ नहीं है। लेकिन नया अधिनियम का मतलब है कि इनकम टैक्स के नियमों में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। इसके अलावा मोटर दुर्घटना बीमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट देने की भी बात है, जो एक राहत भरा कदम है। तो इन सभी बातों को समेटते हुए इस बजट का सार क्या है? इसका मुख्य फोकस कहाँ है? कुल मिलाकर देखें तो यह एक भविष्योन्मुखी और विकास केंद्रित बजट है। इसका मुख्य जोर आर्थिक विकास, समावेशन और तकनीकी प्रगति पर है। ये विकसित भारत के लिए एक रोड मैप बनाने की कोशिश करता है। इसमें एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी जैसी भविष्य की तकनीकों पर बड़ा दाव लगाया गया है। लेकिन इसमें एक चुनौती या कमी भी बताई गई है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि रोजगार को लेकर कोई बहुत बड़ी या सीधी घोषणा नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि सरकार का नजरिया ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में निवेश करने से रोजगार अपने आप पैदा होंगे, बजाय इसके कि सीधे सरकारी नौकरियों की घोषणा की जाए। तो फोकस एक सक्षम माहौल बनाने पर है। बिल्कुल। तो ये था 2026 के केंद्रीय बजट का एक गहरा विश्लेषण, जो हमें बताता है कि सरकार आने वाले समय में देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहती है। ये भविष्य की नींव रखने वाला बजट लगता है, जिसका असर हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। एकदम सही। ये एक मैराथन की योजना है, 100 मीटर की दौड़ की नहीं। इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है, लेकिन एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाती हूँ। बजट ने भविष्य की टेक्नोलॉजी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया है, पर क्या ये टॉप डाउन अप्रोच जमीनी स्तर पर उन करोड़ों नौकरियों का निर्माण कर पाएगी जिनकी भारत के युवाओं को आज सख्त जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।